हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक विशेष प्रकार का टॉपिक जिसका नाम होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एक टॉपिक है जिसको हम जानते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये प्रोग्राम सेल डेथ होता क्या है और इसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं, जिसको हम नाम देते हैं अपोप्टोसिस के नाम से भी जानते हैं कि अपोप्टोसिस क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल की डेथ होना। अब सेल की डेथ क्या कोई नुकसान करने वाली है या फिर इस सेल की डेथ से कोई फायदा होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है यानी कि हमारा डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के दौरान ये देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी एक स्किन की कवरिंग के रूप में हो रहा है। यानी कि एक थैली के अंदर हम मान लो कि किसी बच्चे को एक थैली में पैक कर दो और उसका सिर्फ एक किनारा खुला है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा उसका कोई किनारा नहीं खुला हुआ। जैसे कि मैं मान लो आपको बात कहूँ कि हमारी अंगुलियां हैं, ये ऐसे चिपकी हुई हैं, अब अलग अलग हो पा रही हैं, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज की जब बात करोगे तो ये अंगुलियां चिपकी हुई रहेंगी, ये हाथ ऐसे आपस में ऐसे चिपके हुए रहेंगे, हमारे ईयर पिना चिपके हुए रहेंगे, हमारा मुंह खुल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेल की कमी हुई है तब मुंह खुला है, हमारी आँख खुली है, हमारा नाक खुला है, हमारा कान खुला है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, फिक्स जगह पर ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मान लो कि आप एक कल्पना करो कि आप एक पूरी की पूरी एक बोरे में पैक हो, जहाँ पर ये देखा गया कि आपका मुंह खोला गया। इसका मतलब इसके दोनों होठों के बीच के अंदर जो सेल्स थी उन सेल्स को मारा गया है, जिसकी वजह से हमारा मुंह खुलना पॉसिबल हुआ है। ये अंगुलियाँ चिपकी हुई थी, अलग हो गई, इसका मतलब यहाँ पर जो सेल्स थी उन सेल्स को अपोप्टोसिस के थ्रू मारा गया है, जिसकी वजह से ये अंगुलियां खुल पाई हैं। हमारा ईयर जो है, यहाँ पर ईयर पिना, कुछ लोगों को देखोगे कि ये पूरा नीचे से चिपका हुआ रहता है और हमारा है नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ये कैसे हो पाया, ये अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही ये चीज़ें हो पाई। तो अपोप्टोसिस जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। अगर अपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो अपोप्टोसिस जो हो रहा है वो अपोप्टोसिस क्या कर रहा है, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट करा रहा है। जैसे कि मान लो आप मेटामॉर्फोसिस के अंदर बात करते हो कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब हुआ, मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट स्टेज के अंदर लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो हम मान लो बात करते हैं कोई टेडपोल मेंढक की, तो मेंढक का लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्या उसकी टेल का डीजनरेशन नहीं होता? यानी कि लार्वा में टेल होती है, अडल्ट मेंढक के अंदर टेल नहीं हो रही, तो ये टेल कहाँ गई, कैसे गई? ये अपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही क्या किया गया, उसका डीजनरेशन किया गया। या फिर मान लो हम बात कर सकते हैं कि उनके जो इन लाइनिंग है, स्किन के ऊपर इन लाइनिंग है, उस लाइनिंग का डीजनरेशन होता है। या फिर मान लो ईयर लोब्स हैं, या फिर मान लो आईज हैं। तो इस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में भी आप क्या देखोगे कि सेल्स को मारा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट हो पा रहा है। अब देखिए, ये जो अपोप्टोसिस होता है, ये अपोप्टोसिस किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो हमने बात की कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपोप्टोसिस खूब होता है, जिससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी है वो एक बढ़िया स्ट्रक्चर में ढलती है, वो किसकी वजह से ढलती है, अपोप्टोसिस की वजह से। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपोप्टोसिस कुछ हद तक खूब होगा, इसके साथ साथ में सेल डिवीजन भी खूब होता है। भाई सेल डिवीजन भी होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपोप्टोसिस भी हो रहा है और सेल डिवीजन भी हो रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं अडल्ट की। अडल्ट का मतलब क्या हो गया कि हम 13-14 साल के हो गए, उस कंडीशन के अंदर जब बात करोगे तो अपोप्टोसिस थोड़ा कम होगा और सेल डिवीजन है वो ज़्यादा होगा। अपोप्टोसिस कम हो जाएगा, सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा। अपोप्टोसिस कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा है, जैसे कि मान लो 1 फुट का है और उसकी एवरेज हाइट हम मान के चलते हैं कि 5.5 फुट की उसकी हाइट है। तो जहाँ पर सेल डिवीजन बहुत करना पड़ेगा तभी तो बॉडी की ग्रोथ हो पाएगी, बॉडी की साइज बढ़ पाएगी। और अपोप्टोसिस क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि जो भी बॉडी की स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गई।
अब उन स्ट्रक्चर्स की साइज में बढ़ना बाकी है, बाकी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब अपोप्टोसिस कम हो जाएगा और सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होगी। इसके बाद में अडल्ट के बाद में हम बात करते हैं कि अडल्ट टू का मतलब हो गया कि हम 25 साल को पार कर गए, और 25 साल को हम पार कर गए जहां पर अपोप्टोसिस और सेल डिवीजन लगभग बराबर होते हैं। अपोप्टोसिस और सेल डिवीजन लगभग क्या होगा, बराबर होगा। और अपोप्टोसिस और सेल डिवीजन बराबर है, इसका मतलब बॉडी की साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, ऑर्गन्स की साइज जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, हाथों पैरों की साइज जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। इसका मतलब बॉडी की साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना सेल डिवीजन हो रहा है उतना ही अपोप्टोसिस हो रहा है। अपोप्टोसिस हो रहा है, सेल्स मर रही हैं, सेल डिवीजन के थ्रू नई सेल्स बन रही हैं। हम बोल सकते हैं बॉडी की रिपेयरिंग वगैरह आराम से चल रही हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एज्ड पर्सन की। एज्ड पर्सन यानी कि बुढ़ापा आ गया है, और एज्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे कि अपोप्टोसिस तो हो जाएगा ज़्यादा और सेल डिवीजन हो जाएगा कम। अपोप्टोसिस तो ज़्यादा हो जाएगा और सेल डिवीजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी वापस से डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मान लो हम बात करेंगे कि एक आदमी है, वो एकदम से स्वस्थ आदमी है, एकदम से स्वस्थ इंसान है। उसमें क्या हो रहा है कि मोटापा ठीक था, उसका बॉडी का वेट ठीक था, लेकिन जब स्वस्थ आदमी 90, 92, 93 साल की उम्र यानी 93 ईयर के बाद में जब वो जाएगा तो आप देखोगे कि उसकी बॉडी है वो अपने आप सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि सेल डिवीजन कम हो गया। सेल डिवीजन कम क्यों हो गया? क्योंकि सेल डिवीजन की लिमिट क्रॉस हो गई, जिसको हम बोलते हैं हेफ्लिक फिनोमिना। हेफ्लिक फिनोमिना क्या मतलब हो गया कि सेल डिवीजन, एक सेल है वो अपनी लाइफ में प्रॉपर डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है। वो कैपेसिटी जब पूरी हो जाएगी तो वो सेल डिवाइड करना बंद कर देगी, और सेल डिवाइड करना बंद कर देगी तो बॉडी है धीरे धीरे आप देखोगे कि बॉडी डीजनरेट होना शुरू होगी। बाकी बीमारी की वजह से अगर कोई आदमी मर रहा है तो वो स्वस्थ आदमी भी मर सकता है, यानी कि हट्टा कट्टा आदमी मर सकता है। लेकिन मान लो किसी आदमी को एकदम से स्वस्थ आदमी है, उसके बावजूद भी वो 102-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 95-97 साल का मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो सेल डिवीजन है वो अब ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा और अपोप्टोसिस है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी अपने आप क्या होती है, कमज़ोर होती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये अपोप्टोसिस चलता है। अपोप्टोसिस लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रही हैं, या सेल को कोई चोट लग गई, या फिर कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से भी, या कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, किसी भी वजह से अगर सेल में कोई प्रॉब्लम हुई है तभी आपने उस सेल को मारा है, और कोई सेल में प्रॉब्लम हुई है तभी मारा है, बिना मतलब नहीं मारा। इसीलिए हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर मान लो अपोप्टोसिस नहीं होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बढ़िया चीज होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगा तो कैंसर होगा। कैंसर होगा यानी अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन हो रहा है, और सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल मर नहीं रही, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। इसका मतलब अगर अपोप्टोसिस हो रहा है और बैलेंस वे में हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, और अगर अपोप्टोसिस किसी वजह से, यानी आगे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो अपोप्टोसिस को कंट्रोल करती हैं, तो अपोप्टोसिस अगर किसी वजह से नहीं हो पाया तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो कैंसर से मौत हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो समस्या हो सकती है, ग्रोथ कम हो गई तो भी समस्या हो सकती है। तो जब बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर ट्यूमर जो है उसको सस्टेन कर लिया जाता है। ट्यूमर को सस्टेन करने का क्या मतलब हो गया कि प्लांट्स के अंदर अगर ट्यूमर बन गई तो ट्यूमर जो है वो आराम से सर्वाइव कर लेगा, प्लांट एक गांठ है वो साइड में पड़ी रहेगी। लेकिन एनिमल्स के केस में है वो ट्यूमर सस्टेन नहीं कर पाते, और ट्यूमर को सस्टेन नहीं कर पाते इसका मतलब कोई ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम में बैरियर लाती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इसीलिए ट्यूमर से ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट्स को नहीं होती। लेकिन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस वजह से एनिमल्स के केस में आप देखोगे कि एनिमल्स में अगर कैंसर हो गया तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम बात की कि अपोप्टोसिस का एक जनरल इंट्रोडक्शन है, उसकी हमने बात की। अब देखिए अपोप्टोसिस के साथ में आपको एक नेक्रोसिस का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस क्या सेम बातें होती हैं? क्या अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस सेम बात होती है? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सेम बात नहीं होती, डिफरेंस होता है, और उनमें क्या डिफरेंस होता है उसकी अभी अपन बात करते हैं। देखिए नेक्रोसिस जो है
वो मान लो आपको कोई इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गई, या मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, यानी कि कोई भी डैमेज हो सकता है, आप कोई चोट लग गई, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से हो गया, तब नेक्रोसिस होगा। और तब नेक्रोसिस होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई इंजरी हुई तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी को एब्जॉर्ब करोगे, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। जो सेल की साइज है वो इंक्रीज हो रही है, सेल की साइज इंक्रीज हो गई। और सेल की साइज इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फट जाएगी तो जैसे कि मान लो ये एक सेल थी और इस सेल के आसपास या इस सेल में कोई इंजरी हुई, और इंजरी हुई तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पानी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके साइज में बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और साइड में इंक्रीज हो गई तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटेगी, और फटेगी तो इसका जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो बाहर आएगा। इंट्रासेलुलर कंटेंट यानी जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो भी था वो इंट्रासेलुलर कंटेंट कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अब इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर आएगा, इसका मतलब जो पड़ोस की सेल्स हैं वो पड़ोस की सेल्स भी इससे इफेक्ट होंगी। इससे इफेक्ट होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि इसका इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो बाहर आ गया। तो हो सकता है इन्फेक्शन हो गया, या हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन होती है साहब, इन्फ्लामेशन, सूजन आती है, स्केर फॉर्मेशन होता है, चकत्ते से बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आसपास की सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन आती है, और इन्फ्लामेशन आएगी तो क्या होगा, दर्द भी हो सकता है, वहां पर रेडनेस भी आती है। इस प्रकार से जो नेक्रोसिस है वो चिल्लाता हुआ काम करता है, यानी कि आस पड़ोस की सेल्स को क्या करता है, वो इफेक्ट करेगा, जिस वजह से आसपास की सेल्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो जैसे कि मान लो आप एक्सीडेंट हो गए तो मान लो कोई वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो घाव के आसपास अगर मान लो कोई पानी हो गया, टच हो गया, तो पानी इस सेल्स के अंदर चला जाएगा, और पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटेगी तो आसपास की सेल्स के ऊपर भी क्या डालेगी, इफेक्ट डालेगी, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आसपास के सेल्स भी हो सकता है डैमेज हो जाएं, या फिर उन सेल्स को भी नुकसान होता है। तो ये तो होता है नेक्रोसिस, यानी ये किस केस में हुआ है, नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस की अपन बात करेंगे। अपोप्टोसिस की अपन बात करेंगे तो जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसकी बात होती है, यानी अपोप्टोसिस जो है वो नेचुरली होता है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात है उसके अंदर अपोप्टोसिस होगा। या फिर मान लो कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गई, यानी कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया आपको उस सेल में, तो उस सेल को मारा जाएगा शांति से। या फिर मान लो किसी सेल की लाइफ स्पान कंट्रोल या लाइफ स्पान कंप्लीट हो गई, किसी सेल की लाइफ स्पान यानी उसका जीवन काल है वो पूरा हो गया, अब उस सेल को मरना है तो उस सेल को अपोप्टोसिस में लाया जाएगा। इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो अपोप्टोसिस करवाती हैं। अब देखिए, जब अपोप्टोसिस की आप बात करोगे तो अपोप्टोसिस सेल्स में होगा, वो आस पड़ोस की सेल्स को इफेक्ट नहीं डालेंगी। जैसे कि मान लो एक आपकी ये सेल है, ये इस प्रकार की एक सेल थी, अब इस सेल को अपोप्टोसिस में जाना है, इस सेल को अपोप्टोसिस में जाना है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी इसका जो पानी है अंदर का वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सेल श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, सेल सिकुड़ेगी, इसका मतलब सेल का जो साइज है वो कम हो गया, और जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। पानी अगर बाहर निकल गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, सेल का वॉल्यूम भी कम हो गया। और अब क्या होगा, अब डीएनए का डिग्रेडेशन होगा। जो अंदर आप जानते हो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो डीएनए का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। और डीएनए का डिग्रेडेशन होने के साथ साथ साइटोस्केलेटन है उसका भी क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है।
उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको वो भी डिजेनरेट हो गया, डिग्रेडेशन उसका भी हो गया, साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो गया, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, आपकी जो न्यूक्लियर लेमिन है वो न्यूक्लियर लेमिन भी डिग्रेड हो गई, उसको भी तोड़ दिया गया। इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, डिग्रेडेशन हो गया। और ये सब चीज़ें डिग्रेड हो गई, इसका मतलब ये आपकी जो सेल्स हैं, ये सेल्स इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना देंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अपन बोलेंगे ब्लेबिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके इस प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको अपन नाम दे सकते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। इनको अपन क्या नाम दे सकते हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज। ये अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई, और जब ये अपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, इनको तुरंत प्रभाव से आपकी मैक्रोफेज होती है, आप जानते हो, नेचुरल किलर सेल्स होती है, ये भी जानते हो, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये क्या कर देंगी, इनका फैगोसाइटोसिस कर देंगी। और ये फैगोसाइटोसिस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आसपास की सेल्स को पता भी नहीं चला कि अपोप्टोसिस हो गया है, सेल्स मर गई हैं। इसी वजह से मान लो हम ये कह रहे हैं कि हमारी उंगलियों के बीच से सेल्स मर गई, अब ये आराम से पास वाली सेल्स को कोई इफेक्ट नहीं है, ये आराम से शांति से हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल्स मर गई, पास वाली सेल्स को किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा था कि आसपास सारी चीज़ों का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहां पर आपको कोई इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगी, कोई इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर ये सेल्स टूटी है, टूटते तुरंत प्रभाव से मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सारा क्या कर रहे हैं, इनका फैगोसाइटोसिस कर देंगी। और फैगोसाइटोसिस कर देंगी तो सेल का वहीं नामो निशान ही मिट जाएगा। इस प्रकार से जो अपोप्टोसिस होता है, वो सेल, जिस सेल में अपोप्टोसिस हो रहा है उसी के अंदर मूवमेंट होता है, आसपास की सेल्स में मूवमेंट नहीं होता, इसलिए अपोप्टोसिस का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है नेक्रोसिस में और अपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस जो होती है वो कुछ केस में होती है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी, चोट हो गई, घाव हो गया, उसके केस में होता है। और अपोप्टोसिस है वो नॉर्मल होगा, यानी कि हो सकता है कोई डेवलपमेंटल स्टेज सबकी लाइफ में आती है। वायरल इन्फेक्टेड सेल, यानी कि वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन कोई भी सेल्स है वो वायरस उसके अंदर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लाइफ स्पान कंप्लीट होता है, तो लाइफ स्पान तो सब चीज़, जो चीज़ दुनिया में बनी है उसका कोई ना कोई जीवन काल है, जीवन अवधि है, तो वो कंप्लीट होनी है। इस प्रकार से जो अपोप्टोसिस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट या किसी भी एनिमल के डेवलपमेंट की एक विशेष अवस्था है जिसमें अपोप्टोसिस देखने को मिलेगा। प्लांट्स के अंदर भी आपको इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। जैसे अपन प्लांट्स को इसमें नाम जानते हैं सेनिसेंस, हम क्या नाम जानते हैं, सेनिसेंस। जैसे कि प्लांट की जो पत्तियां हैं पतझड़ अवस्था में, जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट उनके सूटेबल नहीं है, तो प्लांट की पत्तियों की जो पूरा का पूरा कंटेंट है, जो भी उसके अंदर स्टार्च है, क्लोरोफिल है, वाटर है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो स्टोर करके कहाँ खींच ली जाएंगी, स्टेम में, तने की तरफ खींच ली जाती हैं। इसलिए हरी पत्ती पीली हो जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल उसके अंदर बचा ही नहीं, वो स्टेम में आ गया और वो पत्ती टहनी से अलग हो गई। अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी में अपोप्टोसिस देखने को मिल सकता है। हम प्लांट्स में हम बोलते हैं सेनिसेंस नाम चीज है, वो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो बात थी अपोप्टोसिस होता क्या है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसकी बात हमने की। अब हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अपोप्टोटिक सेल्स है और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अपोप्टोटिक सेल्स नहीं है। तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स। आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स, यानी अपोप्टोसिस जो हो रहा है सेल्स में, उस बात का हमें कैसे पता चले। या फिर आप ये सवाल भी कर सकते हो कि किसी सेल्स में अपोप्टोसिस की शुरुआत कैसे होती है। तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं। तो देखो उसका पहला तरीका क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब अपन बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एक चीज़ दिखेगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
एक लिपिड होती है जिसका नाम होता है फोस्फोटिडाइलसेरीन। ये आपने नाम सुना होगा। एक लिपिड होती है, उस लिपिड का नाम, ये फोस्फोलिपिड है एक्चुअल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फोस्फोटिडाइलसेरीन। ये फोस्फोटिडाइलसेरीन है वो नेगेटिव चार्ज लिपिड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये फोस्फोटिडाइलसेरीन जनरली इनर लीफलेट में होता है। जैसे मान लो हम बाइलेमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल लेयर नहीं है, हम इसको क्या नाम देते हैं, बाइलेमिलर। तो कुछ फोस्फोलिपिड हैं जो बाहर की लीफलेट में पाई जाती हैं और कुछ फोस्फोलिपिड हैं वो अंदर की लीफलेट में पाई जाती हैं। जो फोस्फोलिपिड साइज में बड़ी होती हैं वो बाहर की तरफ होंगी, जो फोस्फोलिपिड साइज में छोटी होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। तो फोस्फोटिडाइलसेरीन है वो छोटी सी लिपिड है, छोटी सी फोस्फोलिपिड है, इस वजह से जनरली ये अंदर दिखेगी। लेकिन ये फोस्फोटिडाइलसेरीन जब अपोप्टोसिस होना होगा तो इस सेल के बाहर आपको फोस्फोटिडाइलसेरीन बाहर आउटर लीफलेट में आ जाएगी। फोस्फोटिडाइलसेरीन है वो कहां आ रही है, आउटर लीफलेट में, आउटर लीफलेट में आ गई। और आउटर लीफलेट में आ गई, इसका मतलब ये ईट मी सिग्नल है। ये क्या है, ईट मी सिग्नल, यानी इस सेल को अपोप्टोसिस की प्रोसेस में जाना है। इस सेल का अपोप्टोसिस होता है, इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, ईट मी सिग्नल, कि मुझे खा लो। क्यों खा लो, क्योंकि हो सकता है कि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई हो, या फिर हो सकता है कि इस सेल में और कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिस वजह से इस सेल्स को मारा जाना तय है। तो क्या होगा, फोस्फोटिडाइलसेरीन जो है वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आ जाएगी। और फोस्फोटिडाइलसेरीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आ जाएगी तो इसे ही ईट मी सिग्नल कहा जाता है, जिसमें माना जाएगा कि इस सेल को अपोप्टोसिस में जाना है। इसको पहचानोगे कैसे कि फोस्फोटिडाइलसेरीन बाहर आ गया, तो ये एक डाई है जिसका नाम होता है एनेक्सिन 5। एनेक्सिन 5 ये एक डाई है। ये डाई अगर आप डालोगे तो ये इसके साथ में जुड़ेगी और यहां पर आपको कलर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एनेक्सिन 5 डालते ही ये फोस्फोटिडाइलसेरीन को आइडेंटिफाई कर लेगा। और अगर मान लो फोस्फोटिडाइलसेरीन अंदर की तरफ है, इसका मतलब एनेक्सिन 5 से कोई रिएक्शन देखने को ही नहीं मिलेगी, और कोई रिएक्शन ही देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये अपोप्टोटिक सेल नहीं है। तो अपोप्टोटिक सेल है या नहीं है, इस बात का आपको पता चला। या दूसरी तरीका ये हो सकता है, ये तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो अपोप्टोटिक सेल्स हैं उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है। डीएनए में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। और डीएनए में फ्रेगमेंटेशन होता है तो आप क्या कर सकते हो, डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट गए तो जैसे कि मान लो एक डीएनए है, वो एक डीएनए सिंगल डीएनए होता है, और जिस सेल में अपोप्टोसिस होना है उसमें डीएनए में टूटना शुरू हो जाएगा, डीएनए में फ्रेगमेंट्स टूटना हो जाएंगे, और डीएनए के खूब सारे फ्रेगमेंट्स हो गए तो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि डीएनए अंदर से टूटना शुरू होगा, बाहर से ये प्रोसेस नहीं होती। एक एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लिएज जी, उनकी अपन आगे भी बात कर लेंगे। एक एंजाइम है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज जी। ये क्या काम करता है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है जिस सेल में अपोप्टोसिस होना है। अब आप इस डीएनए को पहचानोगे कैसे, भाई ये तो हो गया कि जिस सेल का अपोप्टोसिस होना है उस सेल में खूब सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट गए, लेकिन आप इन फ्रेगमेंट्स को पहचानोगे कैसे, तो यहां पर क्या होता है, एक टेक्निक होती है टनल टेक्निक। टनल टेक्निक का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, आप फ्लोरोसेंट न्यूक्लियोटाइड लोगे, फ्लोरोसेंट टैग न्यूक्लियोटाइड लोगे, और फ्लोरोसेंट टैग आपने न्यूक्लियोटाइड लिए हैं तो जहां पर क्या होता है, फ्लोरोसेंटली हमने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी कि आपने डीएनए प्रोब वगैरह इस प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो हम फ्लोरोसेंट टैग न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन फ्लोरोसेंट्स को क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे कि मान लो अगर एक डीएनए है, इसका मतलब एक ही डीएनए से फ्लोरोसेंटली न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, और एक ही डीएनए से ऐड होंगे तो वो लो फ्लोरोसेंस आएगी। फ्लोरोसेंस क्या आएगी, लो फ्लोरोसेंस आ रही है, और लो फ्लोरोसेंस आ रही है इसका मतलब डीएनए टुकड़ों में नहीं टूटा, तो हम ये मानते हैं कि ये नॉर्मल सेल है, यानी ये अपोप्टोटिक सेल नहीं है, इसमें अपोप्टोसिस शुरुआत नहीं हुआ। लेकिन मान लो दूसरे केस हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि फ्लोरोसेंस ज़्यादा आ रही है
और फ्लोरोसेंस ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि ज़्यादा फ्लोरोसेंस टैग न्यूक्लियोटाइड हैं वो ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के साथ में जुड़े हैं, और ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के साथ में जुड़े हैं इसका मतलब फ्लोरोसेंस भी ज़्यादा आ रही है, और फ्लोरोसेंस ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये अपोप्टोटिक सेल है। ये क्या है? अपोप्टोटिक सेल। इसका मतलब ये सेल है जो अपोप्टोसिस में जा रही है। इस प्रकार से टनल टेक्निक से आपको पता चल जाता है। इसमें टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम होता है, ये एंजाइम इसमें काम आता है टनल टेक्निक में। इसका और तरीका हो सकता है, एक होता है फ्लोरोसेंट एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग हैक सिस्टम, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि सेल की अगर संख्या बढ़ रही है तो टूटी हुई सेल्स की संख्या धीरे धीरे अगर बढ़ रही है इसका मतलब वो अपोप्टोसिस हो रहा है, और सेल्स की संख्या कम हो रही है इसमें अपोप्टोसिस कम हो रहा है। या फिर हम सेल्स को काउंटिंग कर सकते हैं, साइटोमेट्री, यानी कि क्या होता है? फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि सेल्स अपोप्टोसिस में जा रही हैं या सेल्स का अपोप्टोसिस नहीं हो रहा। इस प्रकार से हमारे पास में कई तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि सेल्स का अपोप्टोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे हम इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी अपोप्टोसिस के कुछ पाथवे हैं। अभी तो हम ये भी पढ़ेंगे कि अपोप्टोसिस किस किस सीक्वेंस में होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सी जीन्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है, तो हम उस सब चीज़ों की बात करते हैं। तो हम एक चीज़ और बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। ये जो साइटोक्रोम सी है वो जनरली इनर मेम्ब्रेन की तरफ है, लेकिन अगर मान लो किसी सेल्स को अपोप्टोसिस में जाना है तो ये साइटोक्रोम सी कहाँ आ जाएगा? आउटर साइड में। अब साइटोक्रोम सी है वो नेगेटिव चार्ज एंजाइम है, और आप इसमें पॉजिटिव चार्ज डाई डालोगे, पॉजिटिव चार्ज डाई डालोगे तो ये भी डाई से जुड़ जाएगा। तो आपकी डाई अगर कम दिख रही है इसका मतलब है कि ये साइटोक्रोम सी के साथ जुड़ गई, इसका मतलब साइटोक्रोम सी बाहर है, इसका मतलब ये अपोप्टोसिस में जा रही है। और अगर आपको डाई की संख्या ज़्यादा दिख रही है इसका मतलब डाई जो है वो किसी के साथ नहीं जुड़ी। क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की तरफ, बाहर की तरफ है ही नहीं, तो वो डाई जुड़ेगी नहीं। तो डाई की संख्या अगर ज़्यादा है, डाई ज़्यादा अमाउंट में आपको दिख रही है, इसका मतलब ये अपोप्टोसिस में नहीं है। और डाई के अमाउंट अगर कम हो गई तो इसका मतलब ये सेल्स अपोप्टोसिस में जा रही है। तो ये कई तरीके होते हैं, यानी कि फॉस्फोटिडाइलसेरिन जनरली इनर साइड में होता है, ये आउटर साइड में चला जाएगा, या डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, डीएनए टुकड़ों में टूट जाना शुरू हो जाएगा, जो टनल टेक्निक के थ्रू आप इसको पता कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी है वो जनरली अंदर की तरफ होता है, लेकिन ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और बाहर की तरफ आ जाएगा इसका मतलब इसको भी क्या कर देंगे? अपोप्टोसिस के कुछ फैक्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करके सेल्स को मार देंगे। और या फिर ये हो सकता है कि फ्लोरोसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप पता कर सकते हो, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू आप पता कर सकते हो। तो ये टूल एंड टेक्निक के टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसको भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। या हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कैसे पहचान सकते हो कि भाई अपोप्टोसिस में कोई सेल जा रही है। तो ये तो बात हो गई अपोप्टोसिस के एक जनरल इंट्रोडक्शन की। अभी हम आज इतनी ही बात करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं अपोप्टोसिस सी इलेगांस में कैसे होता है, और हायर एनिमल्स में अपोप्टोसिस कैसे होता है, कौन कौन सी जीन्स होती हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, कैसे सेल्स को मारा जाता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उन सभी चीज़ों की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।